बच्चों नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज उसकी कविताओं पर बात कर रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में गिरिजा कुमार माथुर की जो कविता है छाया मत छूना उसके शुरुआती भाग पर बात की थी, उसके भाव और शिव पर बात की थी। अभी हम वहीं से कविता शुरू करते हैं जहां हमने गत वीडियो में इसको छोड़ा था। जब कविता को हम समझने की कोशिश करते हैं तो कविता के शब्द और उस शब्दों के भाव और साथ में कविता एक अपना अन्य अर्थ क्या दे रही है उस पर हमारा ध्यान होना जरूरी है। तो जो छाया प्रतीकात्मक अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुई है, जिसका अर्थ हमने बताया था कि जो अतीत की स्मृतियाँ हैं, जो बीत गया वो समय, उस समय की जो अच्छी यादें हैं, उसके लिए छाया का प्रयोग हुआ है। तो उसी अर्थ में आगे हम इस छाया को समझते हुए कविता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ है छाया मत छूना मन होगा दुगुना। इस कविता में एक अंतर के बाद वापस वही शब्द आता है कि छाया मत छूना मन होगा दुगुना। वही नादात्मकता दूना छूना कि हे अतीत की स्मृतियाँ, बीते समय की सुखद यादें, मेरे मन को मत छूना, क्योंकि अगर मन छुएगा तो वो आने वाला जो समय है या जो वर्तमान है उससे वह मुकाबला नहीं कर पाएगा। वर्तमान कठोर हो सकता है, वहाँ तकलीफ हो सकती है, वहाँ संघर्ष हो सकता है। तो हम पुराने बातें, उन सुख की बातें याद करेंगे तो इन सब से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उस समय जो दुख है और दुना होगा भी, हम क्या थे अब क्या हो गए। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। कविता एक उसकी कल्पना कर रहा है क्या स्थिति है कि दुविधा हत साहस है। साहस कहते हैं जो बेखौफ होना, कोई समस्या आती है तो उसका कोई डर नहीं होना। वैसे तो डर होता है सबको, परंतु उस डर पर नियंत्रण रख करके उस समस्या का सामना करना, उसका मुकाबला करना, वो जो भाव होता है उसको हम साहस कहते हैं। या डर या उस पर नियंत्रण करना, मुकाबले का जो भाव होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, उसको कहते हैं साहस। तो साहस तो है परंतु वो दुविधा से हत का आता है, मतलब उसमें दुविधा से वो चोटिल है, दुविधा से मारा गया है। कैसे? दुविधा कहते हैं जो हमारे मन में विकल्प का भाव आता है, ये करूं वो करूं, यह वह, ऐसा भाव आता है। जैसे वहां जाऊं न जाऊं, ये काम करूं या ना करूं, ये जब हमारे मन में चलता है तो इस भाव को हम दुविधा कहते हैं। तो जो साहस तो है परंतु दुविधा से मारा हुआ है, दुविधा से चोटिल है। कैसे? उसके कारण दिखता है पंथ नहीं, उसके कारण रास्ता नहीं दिखता। यहाँ रास्ते का मतलब है हम जो सामने कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे करें, उससे कैसे हम उबरे, तो इसकी कोई ठीक हमें परख नहीं हो रही है। हम वह रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं जिस रास्ते पर चल करके इस समस्या को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो साहस तो है परंतु वो चोटिल है। किससे? दुविधा से। हमारे पास ये करूं वो करूं ना करूं, हाँ करूं ना, ये हाँ ना यह वह, ये चलता रहता है। तो ये ऊहापोह कहते हैं इसको। तो ये ऊहापोह चल रहा है कि ये यस नो हियर देयर, इसका भाव चलता है। तो इस कारण मुझे कोई ठीक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। देह सुखी हो
पर मन के दुख का अंत नहीं। देह सुखियों, कई बार क्या होता है कि हमें कोई व्यक्ति के पास सारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, घर है, इज्जत है, परंतु उसके भीतर कोई न कोई एक संघर्ष चल रहा होता है। तो वो संघर्ष वो व्यक्ति खुद ही देख सकता है या उसके बहुत अधिक कोई निकट का व्यक्ति देख सकता है। तो कभी एक देह का मतलब शरीर, बॉडी, तो बॉडी तो सुखी है, अच्छा भोजन मिल रहा है, सब कुछ है, परंतु मन के दुख का कोई अंत नहीं। परंतु मन है, उसके दुख का कोई एंडलेस है। दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर। कवि ने यहाँ एक बिंब बनाया है, पहले भी कविता में बिंब है, इसमें एक बिंब क्या है कि शरद जी को ऋतु होती है, शरद की पूर्णिमा आई और पूर्णिमा की रात आई तो चंद्रमा उदय होना चाहिए। परंतु तो कवि कहता है कि पूर्णिमा की रात आई परंतु उसे चंद्रमा नहीं दिखा, अर्थात जब उसने मेहनत की, परिश्रम किया तो उसका फल मिलना था, परंतु वो फल उचित मौके पर नहीं मिला। इसलिए कवि कह रहा है कि मुझे दुख है, बाहर से तो दुख नहीं दिख रहा है परंतु मैं अंदर से, मेरा अंदर बहुत दुख है। तो क्या हुआ, कवि कह रहा है क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फूल बसंत के समय, बसंत का मौसम था उस समय खिलना था, परंतु उस समय मौसम ये फूल नहीं खिला, और फूल कब खिला, जब बसंत की ऋतु चली गई। तो यहाँ का मतलब है वही उस एक तरह का बिंब है कि समय पर फूल खिलना था, अर्थात जब मनुष्य कोई मेहनत करता है, कोई परीक्षा की तैयारी करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, परंतु रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वहाँ कोई संकेत कर रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तुम दोबारा मेहनत करोगे, उस समय तुम वो जो तुम्हारी पिछली मेहनत है वो काम आएगी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो उपलब्धि, आपने कोई भी उपलब्धि हासिल की है वो समय बीत जाता है, उसके बाद में भी उसकी खुशी होती है कि आपने एक साल मेहनत की है और वो मेहनत का फल आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वो आपने जो मेहनत की है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, चाहे कोई कौशल अर्जित किया है, कोई कुछ नई चीज की सीखी है, ज्ञान सीखा है, चाहे कौशल सीखा है, कोई अभिव्यक्ति पर काम किया है, ये आपने सब कोई भी काम किया है, ये सब आपके अगर उस समय आपकी रिजल्ट में वह शामिल नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि वो जो आपने उपलब्धि हासिल की है उसका लंबे समय तक आपको एहसास रहता है, उसकी सुख की अनुभूति रहती है। जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वर्ण। कवि कहता है कि जो उस समय नहीं मिला उसकी तो चिंता मत कर, उसको तो भूल जा, भविष्य वर्ण कर। वर्ण का मतलब होता है भविष्य का चुनाव कर, उसको भविष्य को तू अंगीकार कर, उसको तू स्वीकार कर। चुनाव करना, स्वीकार करना, उसका तू चुनाव कर, स्वीकार कर। तुम्हें अच्छा जो भविष्य सामने दिख रहा है उसको तू अपना बना। जो बीते समय में तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुमने मेहनत की, परिणाम अच्छा नहीं रहा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। तू केवल अब भविष्य का चुनाव कर। अब भविष्य अच्छा है उसका तुम सिलेक्शन खुद कर, उसका तू तेरे अंदर स्वीकार भाव होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं बीती ताई विसार दे आगे की सुधरे, ये एक लोकोक्ति है, तो उसी का प्रयोग कवि ने अपनी भाषा में इस प्रकार किया है, जो न मिला उसे कर तुम भविष्य बनो। परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आता है कि इस बीती ताई विसार दे आगे की सुधरे का भाव गिरजा कुमार जी की किस कविता में, किस पंक्ति में है? तो ये पंक्ति है कि छाया मत छूना मन होगा तो गुना। कवि कहते हैं कि बीते जो लम्हे हैं उसमें जो सुख मिला है उसको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे दुख
और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अब हम एक तरह से पूरी कविता को एक नज़र में देखते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुगुना, दुविधा है साहस है दिखता बंद नहीं। कि जब साहस होता है परंतु साहस में दुविधा हो कि यह करना है कि वो करना है, कि ये ठीक है वो ठीक है, तो हमें कोई मार्ग दिखता नहीं है। हम कोई एक सही रास्ता चुन करके लक्ष्य तक हासिल नहीं कर सकते। उसमें देह सुखी है पर मन के दुख का अंत नहीं है, दुख है न चांद खिला। अब आपका शरीर दुख है, अभी आपने सब कुछ वैसे प्राप्त कर लिया है, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर लिया है, परंतु मन से आप दुखी है। क्यों? क्योंकि चांद खिला शरत रात आने पर, कि आपने जो मेहनत की उसके अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं आया। भी आपने दिन रात मेहनत करके व्यापार में अपना सब कुछ झोंक दिया, परंतु आपको कोई वैश्विक मंदी से आपका नफा नहीं हुआ, तो आपको दुखी होंगे। तो इससे आपको दुख नहीं होना है। आपने अभी जो मेहनत की है उसका परिणाम भविष्य में भी आएगा। क्या हुआ जो खिला फूल, ये दोनों एक जैसे ही है। शरद ऋतु में जब पूर्णिमा आती है तो चांद खिलना चाहिए, परंतु चांद नहीं खिला। इसका भाव अर्थ ये है कि आपने जिस समय मेहनत की, परिश्रम किया, उसका परिणाम उस समय नहीं मिला, तो आपको दुखी नहीं होना है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? बसंत ऋतु में फूल खिलना था, अर्थात आपको जो आपने मेहनत की, परिश्रम किया, लगन से काम किया, उसका फल आपको मिलना था, परंतु नहीं मिला। तो जो न मिला उसे परंतु उसको भूल जाओ, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ और भविष्य का वर्णन करो, मतलब भविष्य को चुनाव करो, भविष्य को देखो। बीत वर्ष उसमें जो गत समय में मत खो। आपको दुख में जो आप फूल नहीं खिला, चंद्रमा नहीं आया, इसकी परवाह मत छोड़ करके आप भविष्य का चयन करो। क्योंकि बीती तहाई बिसार दे आगे के सुध ले, यही भाव रखोगे तभी हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। जो न मिला उसे भूल कर तुम भविष्य बनो, ये इस कविता का मुख्य बिंदु है कि जो हमें नहीं मिला है उसका हमें मोह छोड़ करके भविष्य को अच्छा करना चाहिए, भविष्य को संवारना चाहिए। अब यह दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रसत बसंत जाने पर, ये कवि ने बिंब बनाया है। तो प्रश्न ऐसा हो सकता है कि इससे कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि ये कहना चाहता है कि समय हमने जो कोई परिश्रम किया, वो समय पर हमें उसका फल नहीं मिला, तो हमें उस की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हमने उस समय जो मेहनत की है, जो लगन से हमने काम किया है, उसकी जो सुकून की अनुभूति है वो हमें जिंदगी रहेगी। हम जब तक मौत के मुंह में नहीं चले जाएंगे तब तक उसका एहसास रहेगा। कि हमने जैसे कोई कहानी पढ़ी, कोई उपन्यास पढ़ा, किस समय पढ़ा, वो उसकी जो आनंद की अनुभूति है वो आज भी हमें होती है। तो वैसे ही आपने किस समय मेहनत की और उसका परिणाम नहीं मिला, परंतु उसका बाद में आपको उसकी सुख की अनुभूति हमेशा होती रहती है। कोई भी उपलब्धि हमने हासिल की है, चाहे वो हमें उस रूप में उसका रिजल्ट नहीं मिला, परंतु उस उपलब्धि का जो आनंद है वो हमें सदैव रहेगा। तो ये हमें जो मेहनत करते हैं उसका वांछित परिणाम नहीं होता है, तो उसकी परवाह नहीं करके भविष्य की ओर हमें निगाह रखनी चाहिए। क्योंकि हम अगर उसी में खोए रहेंगे तो हम अपने जीवन में कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब वो ये दुविधा इसीलिए लिखा है क्योंकि वो जो बार बार कोई हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम दुविधा में आते हैं। फिर वो साहस जो होता है ना, हमारे कोई समस्या से लड़ने का, कोई काम करने का, वो साहस दुविधा से मर जाता है और फिर हमें उस समस्या से या जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पूरा करने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो कविता क्या होती है कि कविता को आप व्याख्या कितनी भी कर लें, परंतु कविता के साथ हमें जीना पड़ता है।
कविता के साथ खुद महसूस करना पड़ता है, तभी आप कविता को ठीक से समझ पाते हैं। और कविता की जो असली ताकत है वह यही होती है कि उसके अर्थ है वो उसमें छिपे हुए रहते हैं। जितनी बार पढ़ोगे उसमें उतनी ही बार कुछ नए नए अर्थ आपको नजर आएंगे। वह कविता की खूबसूरती होती है। अब कई बार कई जो राज्य है वहाँ जो पाठ्यक्रम बनाया हुआ है, हालांकि वहाँ एनसीईआरटी लगी हुई है, परंतु वहाँ अलग अलग प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि सभी प्रकार के प्रश्नों पर बात हम कर सकें। तो एक प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कुछ पंक्तियाँ दे देते हैं और पूछ देते हैं कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या में दो चीजें आती है। एक में क्या होता है कि संदर्भ होता है, इंग्लिश में जिसको रेफरेंस बोलते हैं, और एक होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ये है। तो संदर्भ का मतलब होता है कि वो जो आप कविता पूछ रहे हैं ये कहाँ से ली गई है, तो कौन इसके लेखक है, कविता का शीर्षक क्या है, कहाँ आपके पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। इस प्रकार का भाव होता है जब संदर्भ के बारे में कुछ पूछा जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मैंने उदाहरण दिखा है, जैसे ये काव्यांश, ये काव्यांश की जगह आप यूं लिख सकते हैं, कवितांश लिख सकते हैं, पद्यांश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 7 से दिया गया है। अब कोई दूसरा हो तो 8 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, इसका बात करते हैं 7 से दिया गया। छोटे छोटे वाक्य बनाने। फिर इस पाठ का शीर्षक छाया मत छूना है। कोई भी कविता का शीर्षक वगैरह ज्यों का त्यों रखना होता है तो एक इन्वर्टेड कॉमा से हमें उसको बंद करना होता है। ऐसे हिंदी में उदाहरण चिन्ह बोलते हैं इसको। ऐसे इस पाठ के लेखक गिरिजा कुमार माथुर है। तो अब ये कोई तुलसीदास जी वाले है तो तुलसीदास जी आ जाएगा, मान लो सूरदास जी वाले तो सूरदास जी आ जाएगा। तो जो भी लेखक है वो यहाँ आ जाएंगे। इस अंश में कवि अब यहाँ प्रसंग क्या आएगा, प्रसंग क्या आएगा, कविता किस रेफरेंस में चल रही थी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही थी जहाँ से इस कविता को उठाया गया। तो हम ये कविता का दूसरा अंश है, पहले हम 2 इसके अंत में पढ़ चुके हैं। एक इस अंश में कवि बीते लम्हों को भूलकर वर्तमान को ठीक करने को उत्प्रेरित कर रहे हैं ताकि भविष्य संवर सके, अर्थात अच्छा हो सके। तो ये जो कविता किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है उसको 1-2 लाइनों में लिखना, ये होता है प्रसंग। तो अगर हमारे पाठ्यक्रम में सप्रसंग व्याख्या की बात हो तो आप इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। यहाँ कविता चेंज हो जाएगी तो ये सब शीर्षक या नाम संख्या चेंज हो जाएगी। ये क्षितिज तो रहेगा, ये रहेगा, यहाँ संख्या चेंज हो जाएगी, ये कविता का शीर्षक बदल जाएगा, यहाँ लेखक बदल जाएगा, और यहाँ फिर जो बात उस कविता में कही जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, उसका यहाँ बदलाव करते जाएगा। तो इसमें जो प्रश्न बन रहे थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2-3 बन रहे थे, एक तो यहाँ ये भविष्य में इस कविता का सार क्या है ऐसा पूछा जा सकता है, या विदिता विसार दे वो कविता में कहाँ बात आई है वो पूछा जा सकता है, या बिंब कहाँ बने हुए थे, बिंब दोनों बिंब बने हुए हैं। अब यहाँ ये पूछा सकता है दुविधा साहस दिखता पंथ नहीं, इसका तात्पर्य क्या है कि जब हमारे अंदर साहस है, किसी के साथ कोई समस्या है उससे मुकाबला करने का भाव है, परंतु उसमें वैकल्पिक सोच है। वैकल्पिक सोच का मतलब यह है वह हाँ ना, तब हम कोई काम कर नहीं सकते और हमें उस काम को सरल तरीके से हल करने का कोई मार्ग नजर नहीं आता। इस प्रकार अगर आपकी कविता अच्छी तरह से समझी हुई होती है तो हम सभी प्रकार के सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से इस पूरे पाठ को पढ़ना है तो मेरे जो गत वीडियो है उसको भी अच्छे से आप देखें, और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तब आपको कविता की ठीक समझ बन पाएगी। इस पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं संकलित की गई है वो बहुत सोच समझ कर कही गई है।
है कविताएं छोटी, परंतु उसका भाव बहुत फैला हुआ है, गागर में सागर की तरह है। इसलिए इन कविताओं को अच्छी तरह से समझनी जरूरी है, तभी आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकोगे। आप मेरी बात को ठीक से समझ पाए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सरल तरीके से आपको कविता का मुख्य भाव और उसका शिल्प बता सकूं। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँगा और इस काव्य खंड के सभी पाठों को सरल तरीके से आपके समक्ष रखूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।